नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार एरन है। मैं डॉक्टर हूं और मेरठ में अर्स्टवाइल आइकॉनिक ईव्स सिनेमा के सामने मेरा क्लिनिक है। सबसे पहले मैं मैडम रश्मि प्रसाद जी और अखिल आप लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे डॉक्टर अनिल प्रसाद जी जैसे व्यक्तित्व के यादों के सफ़र में शामिल होने का मौका दिया। मैं उनके साथ बिताए हुए कुछ अनुभव और संस्मरण आप लोगों के साथ साझा करूंगा, जो मैं समझता हूँ ना हमें उनके सिर्फ व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों से परिचित कराते हैं, बल्कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से वो बहुत सारी सीख देकर गए। यादें कहते हैं कि मिठाई के डिब्बे की तरह होती हैं कि एक दफ़ा खोल लो तो फिर उसे बंद करने को मन नहीं करता है, चाहे पेट भर जाए। लेकिन डॉक्टर अनिल प्रसाद जैसे व्यक्तित्व के लिए वो तो एक असीम सागर की तरह है कि जितना आप गहरा जाओगे उसका कहीं कोई तली नहीं है, उतने ही मोती निकाल के आप बाहर ला सकते हो उसमें से। डॉक्टर अनिल प्रसाद जी से मेरी पहली मुलाकात 1977 के मई महीने में हुई थी, जब मैंने अपना क्लिनिक शुरू किया। मैं उनके यहाँ क्लिनिक पर कार्ड देने गया। मेरी उनसे पहले कोई मुलाकात नहीं थी, लेकिन वो इतनी सहज रूप में मिले, इतने अपनेपन से मिले जैसे मुझे वो पहले से जानते हो, और बहुत एक्साइटेड वे में उन्होंने मुझसे बात की और मुझे छोड़ने वो बाहर तक आए। ये मेरा पहला लेसन था कि इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा डॉक्टर शहर का और इतना बड़ा व्यक्तित्व, और वो एक नए आदमी को इस तरीके से ट्रीट करता है कि वो उसको छोड़ने। बाद में मुझे पता चला कि वो जब भी उनकी क्लिनिक पे गया हमेशा वो बाहर व्यक्तिगत रूप से छोड़ने गेट तक आते थे। और मैं सोचता हूँ मेरे अलावा और जो भी कोई डॉक्टर या कोई ऐसे व्यक्ति जाते होंगे तो उनको साथ वो यही बर्ताव करते थे। अगले दिन वो मेरी उसमें आए, उद्घाटन पे बहुत देर रहे, जितना मैं आशा करता था उससे भी बहुत ज़्यादा देर वो वहाँ पे रहे। बहुत अपनेपन से बात की उन्होंने, और उसके बाद न सिर्फ बात तक ही बात रही बल्कि उन्होंने मुझको बहुत सपोर्ट किया, लेफ़्ट राइट प्रोफेशनली बहुत सपोर्ट किया। मुझे याद है कि प्रैक्टिस करे हुए मुझे 4-5 ही दिन शायद शुरू हुए थे। मेरे पास कोई बहुत अनुभव भी नहीं था, मैं सीधा कॉलेज से निकल के प्रैक्टिस में बैठा था और मेरे पास कोई फॉरेन डिग्री भी नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने पाया कि डॉक्टर साहब को काफ़ी विश्वास था। बाद में मुझे आभास हुआ कि ये कोई मेरी खूबी नहीं थी, ये डॉक्टर साहब का व्यक्तित्व था। वो हर आने वाले नए आदमी को, नए डॉक्टर को इसी प्रकार से बहुत सपोर्ट करते थे। तो उन्होंने मुझे 3-4 दिन बाद ही एक मैं क्लिनिक पे मेरे एक आदमी आया उनकी पर्ची लेके। वो आमतौर पे पर्ची के द्वारा संवाद करते थे, टेलीफोन का और दूसरा इस्तेमाल बहुत कम होता था। तो पर्ची लेके आया कि उसको मरीज़ को देखने जाना है। मैं उसके साथ गया, मरीज़ देख के आया। हार्ट की कोई प्रॉब्लम थी, मैं जो कुछ कर सकता था जो उसको सब वो मैंने किया। मैं आके डॉक्टर साहब की क्लिनिक पे गया, मैंने उनको रिपोर्ट किया। मेरे साथ उसका पिता भी था, मरीज़ का यंग लड़का था, हार्ट की प्रॉब्लम थी उसको। वो बहुत नेचुरली घबराया हुआ था, उसको कुछ थोड़ा सा सकुचाहट थी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम था कि नया लड़का है, नया डॉक्टर है, ढंग से इलाज कर भी पाएगा या नहीं। डॉक्टर साहब ने मेरे सामने उसको जिस प्रकार से सांत्वना और भरोसा दिया कि घबराओ मत, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, बहुत होशियार डॉक्टर है और कल मैं आऊँगा फिर देखने। और अगले दिन उन्होंने मुझसे हमें फिक्स कर लिया कि हम कल इसको देखने चलेंगे। मैं आ गया उनकी क्लिनिक पे दोपहर को। मैंने कहा चलिए सर गाड़ी बुलवा ली। बोले नहीं, तुम काहे पे आए हो? मैं क्या स्कूटर पे हूँ? बोले स्कूटर पे बैठ। और यकीन मानिए वो मेरे स्कूटर पे पीछे बैठ गए, मेरा बैग पकड़ के। मैं बहुत असहज और असमंजस में कि इतने बड़े आदमी, इतने बड़े डॉक्टर, वाकई विशाल व्यक्तित्व के स्वामी थे वो, मेरे साथ जाए। लेकिन वो बहुत सरल स्वभाव से, सहज रूप से वो मेरे साथ गए, वहाँ पे गए। फिर उन्होंने उसको तसल्ली दी। खैर वो सौभाग्य से वो मरीज़ ठीक हो गया और ये सब गाड़ी चल पड़ी। उसके बाद भी अक्सर उनके साथ
ये सब संयोग हमारा बनता रहा। एक दफ़ा एक मरीज़ को देखने बुढ़ाना गेट के द्वार अंदर पेड़ामल बाज़ार की तरफ हमको पुराने शहर में जाना था, तो मैंने सोचा गाड़ी बुलाएंगे डॉक्टर साहब। मैंने कहा, तब तक मैंने भी गाड़ी खरीद ली थी, तो मैंने कहा गाड़ी निकालते हैं सर। बोले नहीं नहीं, रिक्शा में चलेंगे। और हम दोनों रिक्शा में बैठ के चले, और बुढ़ाना गेट हनुमान मंदिर के सामने से जब हम निकलते तो हर दुकान वाला, हर बाज़ार वाला, वो हलवाइयों का बाज़ार है वहाँ पे, एक रेवड़ी वाला कि डॉक्टर साहब नमस्ते, डॉक्टर साहब नमस्ते, हाँ भाई तुम्हारी बेटी ठीक है, अम्मा का क्या हाल है, ये सब बातें वार्तालाप ऐसे चलता रहा, जैसे परिवार के सदस्य सब मिल रहे हो उनके साथ। एक रेवड़ी वाला आया डिब्बा लेके जल्दी से, सर हुजूर ये बच्चों के लिए घर में उसे लेके जाइएगा। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर साहब ने खैर उसको समझाया कि नहीं, हम मरीज़ देखने जा रहे हैं, वापसी में आएंगे तब लेते जाएंगे इसको। तो मैंने देखा कि वाकई उन्होंने भी फिर मुझे रास्ते में बताया, देखो अगर गाड़ी में हम आते तो क्या ये सब देखने को मिलता है, इतने लोगों के साथ मुलाकात होती है, अपनापन मिलता है। मुझे उस दिन लगा कि वाकई बड़ा आदमी कौन होता है। बड़ा आदमी वो नहीं जो खुद को बड़ा समझे या जिसे दुनिया बड़ा समझे। मैंने उस दिन सीखा कि बड़ा आदमी वो होता है जो दूसरों को छोटा ना समझे, और ये बात मेरे आगे बहुत काम आई। मुझे लगा जीवन का बहुत बड़ा निचोड़ होता है। तो इसी तरह से डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व के और बहुत सारे ऐसे पहलू थे। वो जितनी अपनेपन से उस आपको एहसास नहीं होने देते थे, बिल्कुल बड़े भाई की तरह आपको ट्रीट करते। मुझे याद है एक दफ़ा हमें पिक्चर देखने का बहुत शौक था। मुझे लगता है डॉक्टर साहब का भी सिनेमा के साथ प्रोफेशन के अलावा भी लगाव काफ़ी था। मुझे अच्छी तरह से याद है, इंग्लिश पिक्चर थी एक, हम देखने गए फिल्मिस्तान में। तो मैंने पत्नी को वहाँ छोड़ा यार, और कहा कि भाई मैं गाड़ी खड़ी करके आता हूँ, तुम चलो अभी आके टिकट लेते हैं। तो जब मैं आया तो वहाँ डॉक्टर साहब के साथ वो खड़ी हुई थी, और डॉक्टर साहब ऑलरेडी टिकट खरीद चुके थे या जो भी तरीका था, ले जाके हमें अपने साथ बॉक्स में बिठाया। हाफ टाइम में कॉफ़ी भी आई, बिस्किट भी आए, और बिल्कुल उन्होंने ऐसा एहसास नहीं होने दिया। हमें थोड़ा संकोच भी रहा, लेकिन उन्होंने हमारे संकोच को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो ये उनकी एक ऐसा बच्चों वाला व्यक्तित्व था, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, बहुत कम बोलने की आदत थी। एक सबसे अच्छी बात जो मुझे डॉक्टर साहब को लगी और जो सीखने को मिली, लेकिन मैं सीख नहीं पाया उसको, वो था कि वो ही वॉज ए गुड लिसनर। बोलते कम थे, बहुत सुनते थे, और सुनते वक्त वो मुस्कुराते रहते थे। तो आपको ये पता लगाना मुश्किल होता था कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। लेकिन वो कभी किसी के साथ बहुत एब्रेसिव बिहेवियर नहीं करते थे। यदि किसी के साथ डिसेंट भी करना हो तो बहुत पोलाइटली, बहुत ठंडेपन से, इस तरीके से कि उससे दूसरे आदमी को बुरा ना लगे, ऐसे करते थे। फाइनली मुझे एक किस्सा याद आता है उनका कि जब डॉक्टर साहब को शायद किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हुई, तो ऑपरेट होना था, तो डॉक्टर्स उन्होंने कहा मैं डॉक्टर सिंगल से कराऊंगा, बीपी सिंगल से, यहीं मेरठ में कराऊंगा। मैं भी, हमारी टीम थी तो मैं भी इन्वॉल्व हुआ उसमें। मुझे लगा कि ये इतने बड़े आदमी, इतने बड़े डॉक्टर जिनके लिए सब कुछ आसानी से सहज उपलब्ध है, मेरठ जैसे छोटे शहर में यहाँ पे कैसे सर्जरी कराएंगे। छोटे अस्पताल हैं, बहुत अच्छे अस्पताल भी नहीं थे उस समय। मैंने उनसे कहा भी दबी जबान से कि सर आपका बाहर वहाँ दिल्ली में गंगाराम में उसमें करा। तो बोले क्यों, ये बीपी नहीं कर सकता है क्या, इसको नहीं आता है करना? मैं कहा नहीं सर ये बात नहीं। बोले तुम लोग डर रहे हो क्या? मैं कहा नहीं सर, ये तो ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ सुविधाएं और वो सब। बोले नहीं। और उन्होंने एक दिन ऐसी बात कही वो, जो मैं समझता हूँ कि उनके व्यक्तित्व के बारे में हमें एक बिल्कुल अलग ही आयाम देती है। उन्होंने कहा जिन लोगों को मैं उनके पास भेजता हूँ, उनकी ज़िंदगी की कीमत क्या मुझसे कम है? जब मैं उनके करा सकता हूँ ऑपरेशन, तो मैं अपना क्यों नहीं करा? और उन्होंने यहीं पे ऑपरेशन कराया। हम लोग बहुत संकोच में भी थे, नर्वस भी थे, डरे हुए भी थे। नॉन एसी रूम में, मूर्ति नर्सिंग होम में उन्होंने अपना ऑपरेशन कराया, और कभी किसी चीज़ की कमियां रही होंगी ज़रूर, लेकिन कोई उन्होंने शिकायत नहीं की। ये एक बड़प्पन होता है किसी भी आदमी का, कि जो दूसरों को
असहज ना होने दें, उनकी गलतियों पे भी उनको असहज ना होने दें। और विधि का विधान देखिए, विडम्बना देखिए कि उसी नर्सिंग होम में 18 साल बाद मेरी जो जर्नी 77 में शुरू हुई थी, 1995 में मई महीने में वही समाप्त हो गई। उन्होंने हमारी आंखों के सामने अंतिम सांस अपनी ली और मुस्कुराते हुए, जैसे कहते हैं कि वो स्टेशन आ गया हो, बिना किसी सामान के उतर गए। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब आज जहाँ भी होंगे, जिस जगह पे होंगे, आज भी मुझे उनका वो मुस्कुराता हुआ ठहरा हुआ व्यक्तित्व, चेहरा याद आता है। हम सब लोगों की तरफ से, हमारी तरफ से हम अपनी श्रद्धांजलि और अपनी आदर ही उनके लिए व्यक्त कर सकते हैं। आशा करते हैं कि वो जहाँ भी होंगे, जिसमें भी होंगे, यहाँ वालों को, हम लोगों को, सबको याद करते हैं। नमस्कार।